गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान की दैनिक पाठ्य योजना 14, जो आपको इस तरह बनानी है और मैं आपको बताऊँगा कि पाठ्य योजना कैसे तैयार की जाती है। हम सबको इंटर्नशिप मिली हुई है और इंटर्नशिप पूरी भी होने जा रही है, तो इसी के तहत जो हमें कॉलेज से जो डायरिया मिली थी, ये लेसन उसी के तहत है। मैं मेरे YouTube चैनल पर पहले भी बहुत सारी क्लासें डाल चुका हूँ और ये क्लास भी उसी के रिलेटेड है या उसी के आगे है, तो आपको भी ये ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना और ध्यान से बनाना है। जहाँ जहाँ चेंज करना है वहाँ आप चेंज कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है, बाकी एग्जिट उतार सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम लिखेंगे दैनिक पाठ्य योजना। क्या लिखेंगे? दैनिक पाठ्य योजना। हमारी दैनिक पाठ्य योजना कौन सी चल रही है? 14। फिर उसके बाद हमारा आता है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम में आपके विद्यालय का नाम वो आएगा जिसमें आपकी इंटर्नशिप चल रही है या जिस स्कूल से आप इंटर्नशिप पूरी करने जा रहे हो या अभी तक आपकी इंटर्नशिप वहाँ चल रही है, तो वो यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम आएगा। उसी के बाद दिनांक, आपने ये लेसन कब प्रेजेंट किया वो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको स्कूल का नाम चेंज करना है। इसलिए मेरी इससे चल रही है तो मैंने मेरे विद्यालय का नाम लिखा है। दूसरा लिखेंगे हम कक्षा मैं ये 4th क्लास का लेसन ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा 4th क्लास। उसी के बाद विषय है मेरा विज्ञान। मैं आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ ये आप विज्ञान का लेसन होने जा रहा है। ठीक, उसी के साथ अगला होगा हमारा प्रकरण में मैं लूँगा जल प्रदूषण। क्या ले रहा हूँ? जल प्रदूषण। कालांश होगा मेरा 3रा। ये कौन सा कालांश है? 3रा। समय अवधि में 35 मिनट। क्या लिखेंगे? 35 मिनट। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा शिक्षण बिंदु का। क्या होगा? शिक्षण बिंदु। जो हमने प्रकरण लिया है उसी के रिलेटेड हमें क्या देने होते हैं? शिक्षण बिंदु देने होते हैं। तो हमारे कितने शिक्षण बिंदु हो गए? 3। पहला शिक्षण बिंदु हमारा जल प्रदूषण का परिचय। जल प्रदूषण का क्या? परिचय। दूसरा होगा हमारा जल प्रदूषण के कारण, कौन कौन से कारण हैं। तीसरा होगा हमारा जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। उसी के आगे हमारा अगला बिंदु होता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में पहली शिक्षण विधि हम कौन सी, इस लेसन में कौन सी शिक्षण विधि काम में लेंगे उसी के बारे में बताना है। तो पहली शिक्षण विधि मैं लूँगा इसमें व्याख्यान विधि। दूसरी विधि लूँगा मैं प्रश्नोत्तर विधि। तीसरी विधि लूँगा मैं प्रदर्शन विधि। उसी के साथ अगला टॉपिक हमारा विशिष्ट उद्देश्य का आएगा। विशिष्ट उद्देश्य में हमें क्या करना होगा कि हमारी एक टेबल बनानी होती है डायरी के अंदर। ठीक है, ये अभी तक सिंगल पेज में चल रहा है तो हमें टेबल बनानी है। ऐसे आपको 3 खंड बनाने हैं टेबल के। पहले खंड में तो आपको क्रम संख्या लिखनी है, दूसरे खंड में आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है और तीसरे खंड में आपको अपेक्षितगत व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। ठीक, क्रम संख्या 1 लिखने के बाद हम लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य। तो हमें क्लास में या पहले बताया गया था कि हमें कुल कितने शिक्षण उद्देश्य होते हैं? हमारे 6 होते हैं, बट हमें हमारी जो कॉलेज है उस कॉलेज के हिसाब से और सब कॉलेजों के शिक्षण बिंदु अलग अलग होते हैं। इसी तरह से हमारी कॉलेज में हमने 4 शिक्षण बिंदु लेने होते हैं और अदर कॉलेजों में जो भाई या जो दूसरे कॉलेज से BSTC कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं उनको 6 शिक्षण उद्देश्य लेने होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अब 4 शिक्षण उद्देश्यों को ही काम में लेंगे। 2 शिक्षण उद्देश्य आपको, अगर आप दूसरे कॉलेज से हैं तो आपको ऐड करने होंगे। ठीक है, हमारी कॉलेज में 4 शिक्षण उद्देश्य ही चलते हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने 4 शिक्षण उद्देश्य ही प्रेजेंट करूंगा। ठीक, पहला शिक्षण उद्देश्य होगा हमारा ज्ञानात्मक में जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसमें बच्चों में कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। इस टॉपिक, अगर मैं जल प्रदूषण पढ़ा रहा हूँ तो जल प्रदूषण के अंदर क्रिया ज्ञानात्मक में बच्चों में कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो परिवर्तन हमें देने होते हैं। तो हमें बच्चों में पहला परिवर्तन देखने को मिलेगा, विद्यार्थी जल प्रदूषण का
प्रत्यासमरण कर सकेंगे। क्या करेंगे? इसमें प्रत्यासमरण करेंगे। दूसरा मिलेगा विद्यार्थी जल प्रदूषण के सभी तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरे में क्या करेंगे? प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा अगला उद्देश्य होगा अवबोध। क्या होगा? अवबोध। अवबोध में एक परिवर्तन इसके रिलेटेड, जल प्रदूषण के रिलेटेड एक परिवर्तन हुआ था, वो परिवर्तन है विद्यार्थी जल प्रदूषण के तथ्यों को, ये के नहीं या को, क्या आएगा यहाँ? को विस्तार से व्याख्या कर सकेंगे। अब मैं जल प्रदूषण के बारे में इनको विस्तार से व्याख्या करके बताऊंगा, तो बच्चे भी इसमें क्या करेंगे? ये सीखेंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से वो अध्ययन करना सीखेंगे और विस्तार में उसको जानेंगे। ठीक है। उसी के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग। अगला क्या होगा? ज्ञानोपयोग। आप जल प्रदूषण के बारे में विद्यार्थी इसको अपने दैनिक जीवन में काम में कैसे लेते हैं, उसके बारे में इसके अंदर बताएंगे। तो विद्यार्थी जल प्रदूषण से संबंधित सभी तथ्यों का ज्ञान का उपयोग आगामी सभी कक्षाओं में करेंगे। जो आगामी सभी कक्षाएं या उच्च कक्षाओं में जल प्रदूषण, जो मैं आज यहाँ एग्जिट जैसे हमने जिस क्लास का लिया है उस क्लास के अंदर हमने बच्चों को जो चीज़ बताई है वो इसका उपयोग कहाँ करेगा? आने वाली कक्षा में। इससे आगे जो कक्षा जाएगी उसमें इसका एग्जिट इसका उपयोग कर सकेगा। अगर इसको अभी सीख जाता है तो आगे इससे आगे सीखेगा। इतना तो उसने सीख लिया। ठीक है। इसी के आगे हमारा अगला होगा कौशल। बच्चों में कौन सा कौशल होगा? ठीक, जो परिवर्तन है विद्यार्थी जल प्रदूषण के सभी तथ्यों को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कर सकेगा। किसके द्वारा प्रदर्शित करेगा? यहाँ पे चार्ट। जल प्रदूषण है उसका बच्चों के सामने चार्ट या मॉडल प्रस्तुत करके उनको जल प्रदूषण के बारे में अच्छे से बता सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा, हमारा सहायक सामग्री। इसके आगे हम लेसन में कौन सा बिंदु लेंगे? सहायक सामग्री का लेंगे। सहायक सामग्री। अब हम एक लेसन प्रेजेंट कर रहे हैं या उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमारे साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास लपेट फलक होना चाहिए। लपेट फलक को श्यामपट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट से समझ में नहीं तो हमारे बोर्ड, जो बोर्ड होता है ना, उसे लपेट फलक कहते हैं। लपेट फलक बोर्ड की तरह एक बिल्कुल ऐसे लपेटने वाला आता है, तो उसे लपेट फलक कहते हैं। दूसरा होता है चार्ट, जो आप बना के लाओगे। एक मॉडल भी आप घर से इसके रिलेटेड आप बना के लाओगे। सफ़ेद वर्तिका चौक को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? चौक को बोलते हैं सफ़ेद वर्तिका। झाड़न उसको बोलते हैं, वो जो साफ करने का आता है डस्टर, उसे बोलते हैं झाड़न इत्यादि। इसी के साथ अगला बिंदु हमारा होगा पूर्व ज्ञान। क्या होगा? पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी जल प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि आप इस पर्यावरणीय वातावरण में रह रहे हो। अगर जल हमारी एक महत्वपूर्ण इकाई है, तो हम जल के बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। तो इसलिए वो विद्यार्थी क्या करेंगे? जल के बारे में सामान्य जानकारी पहले से ही रखते हैं, उसे के आगे बताएंगे। तो हमारा अगला बिंदु होगा प्रस्तावना पर्सन। क्या होगा? प्रस्तावना पर्सन। ठीक, प्रस्तावना पर्सन में आपको वापस एक टेबल बनानी है। इस टेबल में भी 3 खंड होंगे। पहला खंड में आप लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रिया। यहाँ क्या होगा? छात्र अध्यापक जो लेसन को बना रहा है या प्रेजेंट करेगा वो होगा छात्र अध्यापक। जैसे आप होगे छात्र अध्यापक। अब इसमें क्या दूसरा आएगा? तीसरा आएगा इसमें विद्यार्थी क्रिया। क्या आएगा? विद्यार्थी क्रिया। ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे सामने। पहला क्वेश्चन पानी का जमाव होता है। पानी हमें अधिकतर ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? तो इसमें बच्चे बताएंगे तालाबों में। इसमें और भी उत्तर हो सकते हैं, जैसे तालाब हो गया, बांध हो गया। जैसे मेरे गांव में बड़ा सा बांध है, छोटे छोटे 2 तालाब है। तो बच्चे क्या कि ज़्यादातर तालाब देखते हैं तो तालाब बताएंगे। अब उनको पता है कि हमारे ज़्यादातर पानी कहाँ है? तालाबों में। कुआं भी बता सकते हैं, वो नाडी भी बता सकते हैं, बेर भी बता सकते हैं, ऐसे नलकूप भी बता सकते हैं, ऐसे कुछ भी बता सकते हैं। तो इसमें मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ? तालाब में। दूसरा क्वेश्चन मेरा तालाबों में अधिकतम मात्रा में होता है। तालाबों में अधिकतम मात्रा में क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी या जल।
ठीक, तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जल प्रदूषण के बारे में आप जानते हैं? जल प्रदूषण के कोई बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, किनको पता है किनको नहीं पता है। ठीक है, तो वो क्या सामान्य जानकारी रखते हैं, तो थोड़ा बहुत को एक दो को आता है, बाकी वो नहीं आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको समस्यात्मक करेंगे। ठीक, इसी के साथ अगला बिंदु हम लेंगे उद्देश्य कथन का। क्या लेंगे? उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम जल प्रदूषण, हमारा टॉपिक क्या है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब इसे प्रेजेंट करेंगे। चलो मैं आपके सामने, हाँ, सबसे पहले आपको डायरी के ऐसे 2 पेज ले लेने हैं। क्या करने हैं? ऐसे एग्जिट 2 पेज ले लेने हैं, जो इस तरह से हो गए पूरे फोल्ड वाले। अब इस फोल्ड वाले में आप क्या करोगे, इसमें कुल 7 कॉलम की एक सारणी बनानी है। क्या करनी है? 7 कॉलम की एक सारणी बनानी है। जो मैं आपको कॉलम और ऊपर ही ऊपर आपका जो खाली स्पेस है, इसमें लिखोगे आप पाठ का प्रस्तुतिकरण। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पाठ का प्रस्तुतिकरण। ये पाठ का प्रस्तुतिकरण एक पेज से स्टार्ट होकर दूसरे पेज पर ख़त्म होना चाहिए, ऐसा आपको वहाँ लिखना है। ठीक है, और इसमें आप कितने कॉलम बनाने हैं? 7 कॉलम बनाने हैं। तो 7 कॉलम में पहला कॉलम ये हो गया हमारा पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये हमारा 5वां कॉलम, ये 6ठा कॉलम, ये 7वां कॉलम। ठीक है, आप सभी को 7 कॉलम दिख रहे होंगे। पहला कॉलम जो मैंने बनाया वो है क्रम संख्या का। आप भी एग्जिट ऐसे कैसे 7 कॉलम वाली सारणी बनाओगे। इसमें ध्यान रखना, जो सारणी में आप कॉलम बना रहे हो, ये 4था कॉलम और 7वां कॉलम थोड़े से बड़े होने चाहिए। ठीक है, अदर कॉलम जैसे शब्द के अनुसार आपको बनाने हैं। 3 कॉलम पहले छोटे बनाने हैं, फिर 4था कॉलम बड़ा आ जाएगा। फिर जो सेकंड पेज है, इसमें आपको उसको 3 भागों में बांटना है, तो आपके हिसाब से बांट लेना। जैसे ये चार्ट चाम्पट वाला मॉडल है, इसको भी ठीक थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्योंकि इसमें चार्ट चिपकाया जाता है। ठीक है, चार्ट क्या होता है, इसमें चिपकाया जाता है बना के, मतलब कच्चा चार्ट चित्र बनाते हैं, उसको यहाँ पे चिपकाते हैं। और चाम्पट सार में हम एक ब्लैक बोर्ड चिपकाते हैं, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, ऐसे एक ब्लैक बोर्ड यहाँ चिपकाते हैं। और जो हम यहाँ पे जो व्याख्या करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है उसको हम श्यामपट के जो इसमें काला पट्टी या श्यामपट चिपकाते हैं उसके अंदर लिख के बताते हैं। तो इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को श्यामपट पे लिखकर उनको बताएंगे, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला आपने देखा क्रम संख्या 1 में क्या लिखोगे आप? क्रम संख्या। दूसरे कॉलम में क्या लिखोगे? शिक्षण बिंदु। जो हमारे शिक्षण बिंदु हुए हैं उनको यहाँ लिखना है। तो दूसरा कॉलम क्या हो गया हमारा? शिक्षण बिंदु का। तीसरा कॉलम एग्जिट इसी प्रकार तीसरा कॉलम हमारा होगा उद्देश्य का। क्या होगा? शिक्षण उद्देश्य। हम कौन कौन से उद्देश्यों पे काम करेंगे उसका उद्देश्य लिखेंगे। चौथा कॉलम होगा हमारा छात्र अध्यापक क्रिया का। कौन सा होगा? छात्र अध्यापक क्रिया का। 5वां कॉलम होगा हमारा विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी क्रिया। 6ठा कॉलम होगा हमारा सहायक सामग्री। हम कौन कौन से सहायक सामग्री काम में ले रहे हैं। 7वां कॉलम होगा हमारा श्यामपट सार या लपेट फलक सार। जो भी यहाँ लिखो आप, श्यामपट सार सबसे बेस्ट है, श्यामपट सार ही लिखना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे अब पहला हम इसमें आप ध्यान रखना शिक्षण बिंदु हमेशा अवबोध के सामने लिखा जाता है। जो आपका शिक्षण उद्देश्य आएगा ना, अवबोध। पहला शिक्षण उद्देश्य आता है आपका ज्ञानात्मक, दूसरा आता है अवबोध, तीसरा आता है ज्ञानोपयोग। तो आपको जो शिक्षण बिंदु लिखो तो आप हमेशा याद रखना शिक्षण बिंदु हमेशा अवबोध के सामने लिखा जाएगा। ठीक है, आप क्रम संख्या आ रही है तो ज्ञानात्मक के सामने क्रम संख्या 1 लिख के शिक्षण बिंदु नहीं लिखोगे, वरना आपकी ये जो पाठ का प्रस्तुतिकरण है ये खराब हो सकता है या गलत हो सकता है। वैसे गलत तो नहीं है बट हो सकता है, क्योंकि हम जल प्रदूषण का परिचय हम कहाँ दे रहे हैं। ज्ञानात्मक में हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न तो पूछ रहे हैं, वो क्या है कि हम पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछेंगे। और यहाँ पे अवबोध में क्या होगा कि जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, जो शिक्षण बिंदु लिख रहे हैं उसकी व्याख्या करेंगे। इसलिए शिक्षण बिंदु हमेशा कहाँ लिखेंगे? जल प्रदूषण के जो जल प्रदूषण बिंदु है वो कहाँ लिखेंगे हम? अवबोध के सामने। ठीक है, तो मैं आप
इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला मैं जो छात्र अध्यापक क्रिया है यहाँ तक ही लूँगा, विद्यार्थी क्रिया को हम बाद में लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ वैसे मैं बताता चलूँगा, फिर भी आप ऐसे लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे शिक्षण उद्देश्य में पहला उद्देश्य हमारा ज्ञानात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक में के सामने या आगे छात्र अध्यापक क्रिया आती है, उसी के अंदर हम लिखेंगे विकासात्मक पर्सन। क्या लिखेंगे? विकासात्मक पर्सन। विकासात्मक पर्सन वो होते हैं जो हमारे पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं, जो हमारा बिंदु चल रहा है उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, तो हम पूर्व ज्ञान से रिलेटेड जो बच्चों को हम देख रहे हैं कि इन बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता है, तो हम इनसे जो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ के इस टॉपिक से इनको जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम पहले इन क्वेश्चनों को पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, हमारे घरों की साफ सफाई करने पर कौन सा जल निकलता है? जो हम घरों को धोते हैं या साफ सफाई करते हैं पानी से, इसमें क्या आएगा? पानी से। ठीक है, साफ सफाई कर रहे हैं तो उससे कौन सा जल निकलता है? तो इसमें आप विद्यार्थी क्रिया को भी साथ में ले लो, तो आपको ये क्या साथ थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी क्रिया देख रहे हो, इसमें विद्यार्थी क्रिया के अंदर ही आपको इसके उत्तर देना है। विद्यार्थी क्रिया को मैं साथ में ले रहा हूँ, तो हमारे घरों से कौन सा गंदा जल निकलता है? कौन सा जल निकलता है? गंदा जल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जल को गंदा करना क्या कहलाता है? अब जल जो ज़्यादा है उसको अगर हम गंदा करते हैं वो कौन सा प्रदूषित हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? जल प्रदूषण। क्या बोल रहे हैं? जल प्रदूषण। तीसरा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के बारे में और बताओ, विस्तार से बताना है और बताओ। तो इसमें आधे बच्चे बता रहे हैं आधे नहीं बता रहे, तो इसमें क्या होगा? ये आंशिक उत्तर हो गया। ठीक, इसी के सामने हमारा अगला उद्देश्य होगा हमारा अवबोध। क्या होगा? अवबोध। सेकंड उद्देश्य क्या हो गया हमारा? अवबोध। अवबोध के सामने मैंने आपको बताया था शिक्षण बिंदु भी लिखना होता है। तो हमारा पहला शिक्षण क्रम संख्या 1, पहला शिक्षण बिंदु क्या है हमारा? जल प्रदूषण का परिचय। अब हम क्या देंगे? जल प्रदूषण का परिचय। ठीक है, उसी के साथ छात्र अध्यापक क्रिया में हम लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। क्या लिखेंगे? छात्र अध्यापक कथन। अवबोध के ये भी अवबोध वाले, जो अवबोध के सामने छात्र अध्यापक क्रिया वाला चल रहा है उसी के अंदर हम लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। अब कथन है तो हम जल प्रदूषण के बारे में व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हमारी व्याख्या इस प्रकार से होगी। यह आपको सबको दिख रहा है? ठीक है, अब हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ से हमारी व्याख्या स्टार्ट हो रही है जल प्रदूषण के परिचय के बारे में। जल में घुलने वाले अनावश्यक व अपशिष्ट पदार्थों को जल प्रदूषण कहा जाता है। जल में घुलने वाले अनावश्यक व अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो क्या जल में घुल जाते हैं ना, तो वो क्या हुआ? जल प्रदूषण कहलाता है। दूसरा इसमें हमारा है, जल प्रदूषण एक प्रमुख वैश्विक समस्या है। ये क्या है? विश्व स्तर पर है, वैश्विक समस्या है। इसके लिए हम सभी स्तरों पर चल रहे हैं। मूल्यांकन की ओर जल संसाधन की नीतियाँ, जल संसाधनों की आवश्यकता है, क्योंकि जल प्रदूषण के कारण पूरे विश्व में कई प्रकार की बीमारियों और लोगों की मौत, इससे लोगों की मौतें भी हो रही है। ठीक है, लोगों की मौत भी हो रही है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये व्याख्या इसमें पूरी होती है। और व्याख्या पूरी होने पर विद्यार्थी क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे और समझेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग। क्या होगा? ज्ञानोपयोग। अब ज्ञानोपयोग में शिक्षण उद्देश्य, अगला शिक्षण उद्देश्य हमारा है ज्ञानोपयोग। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे बोध पर्सन। ठीक है, अब बोध पर्सन क्या होता है? जो हमने व्याख्या की है उसी व्याख्या के अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों को वापस पूछना, ये हमारा बोध पर्सन कहलाते हैं। जैसे मैं इसमें पूछ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन लिया मैंने, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? अब जल प्रदूषण है हमारे ऊपर परिभाषा आई थी जल प्रदूषण की, वो हम इधर विद्यार्थी क्रिया में यहाँ लिखेंगे। जल में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से जल संसाधन नीति में लाना चाहिए।
जल प्रदूषण हो रहा है तो जल संसाधन नीति में क्या लाना चाहिए? परिवर्तन लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए? परिवर्तन लाना चाहिए। अब इसी के साथ हमारे 2 बिंदु बच गए थे, कौन कौन से? एक तो सहायक सामग्री, ठीक है, सहायक सामग्री और श्याम प्रसार। आपको मैं वैसे पहले बता देता हूँ, जो ये सहायक सामग्री हम ले रहे हैं, जो हमने पहले भी कुछ 2 मिनट पहले हमने पढ़ा था सहायक सामग्रियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक, ये भी उसी के रिलेटेड है सहायक सामग्री। और जो भी आप पाठ का प्रस्तुतिकरण करोगे, जितने भी इस डायरी में जो आप डायरी बना रहे हो, इस डायरी के अंदर आप जो भी पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें सहायक सामग्री सब में सेम ही आती है। तो आपको सहायक सामग्री जैसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, इनको कोई से भी ले रहे हो, कोई से ऊपर लिख रहे हो, कोई से नीचे, बट सहायक सामग्रियाँ सब में समान होगी। तो आप इसको आप सब में एक साथ ही एक समान ही लिख लेना। इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगली बार आप स्वयं पहले से ही लिख लेना। और श्याम प्रसार में आपको मैंने बता ही दिया है कि जो अवबोध है, अवबोध के सामने, अवबोध के जस्ट सामने यहाँ आपको ऐसे श्याम पर चिपकाना है, ठीक। श्याम पर चिपका के इसमें, जैसे कि इसमें आया था जल में क्या है, ये अपशिष्ट या अनावश्यक पदार्थ, इनको आप यहाँ पे श्याम पट पे लिख दोगे, ठीक। या बच्चों को इनके बारे में बताओगे अपशिष्ट और अनावश्यक क्या होता है, या बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी वहाँ से। एक ये वैश्विक समस्या है, ये भी लिख दोगे आप यहाँ। ऐसे कठिन कठिन जो शब्द है उनको आप यहाँ पे लिख के यहाँ पे ब्लैक बोर्ड चिपका दोगे, ठीक है। तो सहायक क्रिया में हमारा पहला आता है हमारा श्याम पट। हम क्या लेते हैं? श्याम पट लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो श्याम पट होता है जिसे हम लपेट फलक भी बोलते हैं। आप यहाँ लपेट फलक भी लिख सकते हो, श्याम पट भी लिख सकते हो, या बोर्ड भी लिख सकते हो। बोर्ड अंग्रेजी शब्द है इसलिए आप बोर्ड मत लिखना, श्याम पट या लपेट फलक लिख लेना। लपेट फलक से अच्छा श्याम पट लिख लेना आप। अगला है चार्ट, फिर है मॉडल, फिर है संकेतक, फिर है जाड़न, ठीक है, ये जाड़न। इसी के अंदर वो सफ़ेद वर्तिका बच गई, सफ़ेद वर्तिका भी ऐड कर सकते हो, ठीक। इसी के साथ हमारा आगे चलते हैं, दूसरा पाठ का प्रस्तुतिकरण। ये हमारा दूसरा, पहला पाठ का प्रस्तुतिकरण हो गया, ये शिक्षण बिंदु 2 के लिए प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, ठीक। इसी के अंदर आपको भी वैसे का वैसे ही करना है। पहले आपको पूरे 7 कॉलम बना ले लें। ये सातों के सातों कॉलम आपको ऐसे के ऐसे ही बनाने हैं वापस, ठीक है। सातों कॉलम बनाने के बाद वापस आपको उसी क्रम में, जिस क्रम में मैंने पहले बताया था, उसी क्रम में आपको वापस प्रस्तुतिकरण करना है। सबसे पहले ज्ञानात्मक लेंगे। ज्ञानात्मक के सामने छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लेंगे। विकासात्मक प्रश्न 1, 2, 3, कम से कम 2 या 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले, सबको दिख रहा है ऐसे, ठीक। तो हम सबसे पहले हम लेंगे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न लेंगे, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जो जल में घुले हुए वह अपशिष्ट पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसमें बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका जल प्रदूषण, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था, ये जो शिक्षण बिंदु 1 था उसमें पढ़ लिया था, तो बच्चे बता दिए। अब हम लिखेंगे जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। अब बच्चों को इसके बारे में तो हमने बताया नहीं, जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें आंशिक उत्तर बहुत सारे बच्चों को कि उनको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था, बाकी ठीक है, इसलिए इस यहाँ हम लिखेंगे आंशिक उत्तर, ठीक है, अधिकांश का आया था। इसी के साथ अगला हम लेंगे, सबको दिख रहा है यहाँ तक, अगला लेंगे हम शिक्षण उद्देश्य। हमारा उद्देश्य कौन सा है? अवबोध। कौन सा उद्देश्य ले रहे हैं हम? अवबोध का ले रहे हैं। अवबोध के सामने हम लिखेंगे दूसरा, क्रम संख्या 2, शिक्षण बिंदु कौन सा होगा हमारा? जल प्रदूषण के कारण। क्या हो गया? जल प्रदूषण के कारण। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापक क्रिया, ठीक। इसमें व्याख्या करेंगे, क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। व्याख्या के अंदर हम लिखेंगे गाँव में व शहरों में जल को दूषित करने के लिए अहम भूमिका। गांव और शहर ही जल को दूषित कर रहे हैं, तो गंदी नालियाँ छोड़ देते हैं उसमें, तो कारण है उसमें अहम भूमिका है। जल को दूषित निम्न कारणों से कर रहे हैं। अब कौन कौन से कारण हैं जल को दूषित करने के? पहला है घरों की नालियों के पानी को नदियों में छोड़ना, अपशिष्ट पदार्थों को नदी नालों में फेंकना,
गटर का पानी नालियों के माध्यम से झीलों व तालाबों में मिलना, ये क्या जल प्रदूषण के कारण है। ठीक है, इसी के साथ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझकर अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उनको बच्चों को आप लिखने के लिए भी बोल सकते हो, तो इसमें क्या करेंगे, विद्यार्थी अपने अपनी अभ्यास पुस्तिका लेके आएंगे, उसके अंदर लिख लेंगे। लिखने से क्या बच्चों को ज़्यादा याद होता है, तो आप लिखने के लिए बोल ही देना उनको, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगला लेंगे ज्ञानोपयोग। क्या ले रहे हैं हम अगला, ज्ञानोपयोग। तीसरा उद्देश्य हमारा ज्ञानोपयोग, उसमें हम बहुत प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। जल प्रदूषण हुआ तो उसका प्रमुख कारण क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में फेंकना, नदी या तालाबों में फेंकना, या अपशिष्ट पदार्थों को पानी में मिलाना। दूसरा प्रश्न हमारा, गटर का पानी कहाँ छोड़ते हैं। अब गटर का पानी है उसको कहाँ छोड़ रहे हैं लोग बाग, झीलों व तालाबों में। कहाँ छोड़ रहे हैं, झीलों व तालाबों में। अगला हमारा हो गया इसमें सहायक सामग्री। आप यहाँ सहायक सामग्री लिख सकते हो, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, मॉडल, जार्डन। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या चिपकाना है, ब्लैक बोर्ड चिपकाना है, और उसमें इसके इम्पोर्टेंट या जो कठिन शब्द है उनको यहाँ ऐड करना है। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रस्तुतिकरण, तीसरा प्रस्तुतिकरण। तीसरे प्रस्तुतिकरण वापस ऊपर लिखोगे आप, पाठ का प्रस्तुतिकरण। क्या लिख रहे हो, पाठ का प्रस्तुतिकरण। पाठ के प्रस्तुतिकरण के बाद 7 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक क्रिया, श्याम प्रसाद। ठीक है, ज्ञानात्मक। पहला हम लेते हैं ज्ञानात्मक विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है, अपशिष्ट पदार्थों को झीलों व तालाबों में डालना। ठीक है, बच्चे ने उत्तर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। अब जल प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, बच्चों के आंशिक उत्तर आए थे इसमें। ठीक, अगला हम उद्देश्य लेंगे अवबोध। क्या ले रहे हैं, अवबोध। या मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप सबको दिख रहा है, कमेंट करके बताओ सबको दिख रहा है। चलो ठीक है ना। तो अब हम ले रहे हैं इसके अंदर, तीसरा हमारा होगा, दूसरा हो रहा हमारा अवबोध। अवबोध में तीसरा शिक्षण बिंदु क्या हो गया हमारा, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्न प्रकार। पहला लिखेंगे, गंदे नालों को नदियों व झीलों व तालाबों में ना जोड़े। जो गंदे नाले हैं उनको नदियों से और तालाबों या झीलों से ना जोड़े। दूसरा है, कारखानों के पानी को नदियों में ना छोड़े। तीसरा है, घरों के गंदे पानी को एक खड्डा खोदकर एक स्थान पर जमा करें। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनको दैनिक जीवन में काम में लेंगे। ठीक है, अब जो हम जल प्रदूषण रोकने के जो उपाय पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को क्या करेंगे, इनको आप सीख कर और अपने दैनिक जीवन में काम में लो, इससे कि आप भी जल प्रदूषण ना करो। इसलिए उनको सीखने के लिए बोलेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए भी बोल देंगे उनको। ठीक है, इसी के साथ अगला हमारा होगा ज्ञानोपयोग। क्या होगा, ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न है मेरा, जल प्रदूषण को रोकने का कोई एक उपाय बताइए। कोई एक उपाय बताना है। घरों के जो गंदा पानी है उसको खड्डा